दोस्तों आज से 2 दिन पहले हमने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। जो 23 अगस्त था, ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। अब आपको ये जानना चाहिए कि जब हमने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के थ्रू चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो दुनिया भर में भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग की। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को जो हमारा विक्रम लैंडर था, जो माफ कीजिएगा, जो प्रज्ञान रोवर था, ये प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पे उतरा था। तो दोनों घटनाएं जो कि भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये दोनों घटनाएं चूंकि 23 अगस्त को घटित हुई थी, तो इन्हीं घटनाओं को यादगार बनाने के लिए और भारत की अंतरिक्ष की इन दो मुख्य उपलब्धियों को यादगार बनाए रखने के लिए 2024 से हम राष्ट्रीय यानी नेशनल स्पेस डे एनएसडी ये हम मनाते आ रहे हैं, और 2025 में हम दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। तो इस अवसर पे आज के सेशन में मैं आपको भारत की उस अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताऊंगा जो भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शुरू की, और वर्तमान में 2025 में भारत ने अपने आप को संपूर्ण विश्व में एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत सुखद नहीं रही है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। इस यात्रा में आप देखेंगे कि भारत को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो आज के इस सेशन में शुरुआत से लेके हम 2025 तक भारत जिस तरीके से अपनी अंतरिक्ष यात्रा पे आगे बढ़ा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानिए कि जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो भारत के पास कोई भी उपग्रह नहीं था, कोई भी रॉकेट नहीं था, कोई ना तो फिर उनका अपना कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम था। अब ये जाहिर सी बात है कि भारत ने 200 वर्षों की अंग्रेजों की दास्ता, इसके पश्चात आज़ादी पाई थी। अब 200 वर्षों के इस दास्ता के दौरान भारत को अगर कुछ मिला तो वो था गरीबी, भारत को अगर कुछ मिला तो वो था भूखमरी, और भारत को अगर कुछ मिला तो वो था बेरोजगारी। अब इन सारी समस्याओं के मद्देनजर एक नवोदित देश जो कि अभी अभी ब्रिटिश की दास्तां से मुक्त हुआ था, उसके लिए एक अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्वप्न देखना थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाता। लेकिन आज जब हम 2025 में बैठे हैं, तो भारत दुनिया के उन अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो भारत की ये जो यात्रा रही है, ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये यात्रा ये बताती है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। ये यात्रा बताती है हमारे वैज्ञानिक सोच के बारे में, और ये यात्रा उस वैश्विक सहयोग का प्रतीक है जिस वैश्विक सहयोग के कारण भारत आज एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित हो चुका है। तो इस पूरे यात्रा के बारे में दोस्तों हम एकदम शुरुआत से समझते हैं, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो प्रारंभिक नींव पड़ती है, वो हम देखते हैं 1960 से 70 के दशक में पड़ती है। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाने का एक सपना देखा, और इन्होंने इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना की। अब इसे इनकोस्पार को 1969 में इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया, और 1969 में हम देखते हैं कि इसरो की स्थापना होती है, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह भी प्रक्षेपित कर दिया, जो कि सोवियत संघ की सहायता से, यानी तब यूएसएसआर हुआ करता था, और इसी यूएसएसआर की सहायता से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में, जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसको प्रक्षेपित किया। अब 1970 के दशक के बाद जब 1980-90 का युग आता है, तो इसे हम भारत के अंतरिक्ष योजनाओं में विकास का युग मानते हैं। 1980 में आप देखेंगे स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता भारत ने विकसित की, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया। 1984 में राकेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय थे, उनको अंतरिक्ष में भारत ने भेजा। फिर इसी अवधि में आप देखेंगे दूर संचार और रिमोट सेंसिंग में क्रांति के लिए भारत ने इनसैट और आईआरएस श्रृंखला शुरू की। तो ये 1980 से 90 का जो दशक है, वो भारत के अंतरिक्ष योजनाओं में एक विकास का युग माना जाता है। आप ये देख सकते हैं, इधर ये राकेश शर्मा है, और ये हमारा जो है रोहिणी पहला उपग्रह था, ये हमारा रोहिणी है। इसके बाद 2000 से 2010 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में एक परिपक्वता का दौर आता है, एक मैच्योरिटी का पीरियड आता है, क्योंकि 2001 में भारत ने जीएसएलवी का सफल पहला प्रक्षेपण किया। जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम यहाँ पे भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं।
फिर इसी दौरान भारत ने कार्टोसैट और रिसोर्सैट नामक सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए, क्योंकि 2003 में आप देखेंगे रिसोर्सैट 1 को लॉन्च किया गया। अब ये जो रिसोर्सैट 1 था, ये हमारे कृषि और संसाधन मानचित्रण में उपयोगी था। यानी कि हमारे देश में कौन से मृदा किधर है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के डेमोग्राफी है, किस कहाँ पे कौन से संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों के मानचित्रण में ये जो रिसोर्सैट 1 था, ये काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। 2005 में फिर हमने कार्टोसैट 1 को लॉन्च किया, जो कि हमारा भारत का पहला हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह था, जो कि हाई डेफिनिशन पिक्चर्स को, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के जो पिक्चर्स होंगे उनको हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करके अलग-अलग संसाधन के मानचित्रण में सहायता करेगा। 2007 में हमने कार्टोसैट 2 को लॉन्च किया, जो कि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पे भी ये हमारा इमेजिंग कर सकता था। 2008 में हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, और इस खोज ने संपूर्ण विश्व को चौंका दिया, और यहीं से भारत की एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित होने की जो है वो शुरुआत होती है। आगे जब हम बढ़ते हैं 2010 के बाद, तो 2010 से 2020 के बीच में भारत ने कुछ ऐसे प्रमुख अंतरिक्ष लक्ष्यों को हासिल किया जिसने भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाई, जिसमें सबसे पहला था 2013 में मंगलयान, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। फिर 2017 में भारत ने एक मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, और इस घटना ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ खींचा, और भारत की जो संस्था है इसरो, उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। 2019 में हम देखते हैं चंद्रयान 2 लैंडर, चंद्रयान 2 जो है वो मिशन लॉन्च किया गया। अब इसका लैंडर है वो असफल हो गया, विक्रम लैंडर इसका नाम था, आपको ध्यान में रखना है। तो विक्रम लैंडर जो है वो असफल हो गया, लेकिन जो प्रज्ञान रोवर था वो अभी भी काम कर रहा है, जो ऑर्बिटर है वो अभी काम कर रहा है। ठीक है। फिर 2019 में हमने एंटी सैटेलाइट की क्षमता भी विकसित की, यानी कि अंतरिक्ष में उपग्रह गिराने की क्षमता भी विकसित की, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का केवल चौथा देश बना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बाकी 3 देश कौन से हैं। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे थे 2010 से 2020 के बीच में परिपक्वता की अवधि में और वैश्विक पहचान की अवधि में भारत के कौन-कौन सी उपलब्धियाँ थी। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने पहले मंगलयान देखा, हमने देखा कि 2017 में भारत ने 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो था वो था। फिर हमने देखा कि जो मिशन शक्ति है उसको विकसित करके हमने अंतरिक्ष में उपग्रह गिराने की क्षमता विकसित की। इसके अलावा 2016 में आप देखेंगे जीपीएस के भारतीय संस्करण के रूप में भारत के लिए ये अच्छे से लोग काम करें, इसके लिए हमने नाविक को शुरू किया। नाविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये भारत की अपनी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है, लेकिन ये जीपीएस से अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसे भारत के परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रख के, भारत के भूगोल को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये जो नाविक है दोस्तों, ये भारत और उसके पड़ोसी 1500 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, चाहे वो मछुआरों को लोकेट करना हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी की बात हो, इन सब में हमारी बहुत सहायता करता है। और 2023 में आप देखेंगे NVS-01 उपग्रह के प्रक्षेपण के माध्यम से नाविक को और भी ज़्यादा मजबूत किया गया। तो ये हमने 2010 से 2020 के बीच में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को देखा। अब अगर हम भारत की नवीनतम उपलब्धियों की बात करें जो 2020 के बाद हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आपको 2022 में जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV है, इसको हमने डेवलप किया, जो छोटे उपग्रहों के लिए एक स्वदेशी रॉकेट है। 2023 में हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया, और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। फिर 2023 में हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। 2024-25 जो है उसमें हमने गगनयान मिशन को लॉन्च किया है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी को आगे दिशा देगा। आप देख सकते हैं ये आदित्य L1 है, फिर ये गगनयान है आप देख सकते हैं, और ये हमारा चंद्रयान का जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ये उसका है। अब नवीनतम उपलब्धियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, इनकी बात के बिना जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा है वो अधूरी है। क्योंकि शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाना भारत के लिए इसने 2025 को एक ऐतिहासिक वर्ष बना दिया है। शुभांशु शुक्ला दरअसल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट थे। इनको 2025 में एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स ड्रैगन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, और ये 40 साल बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने।
इन्होंने जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की तो वहाँ पे 7 भारतीय प्रयोग किए, जिसमें सबसे खास था कि इन्होंने अंतरिक्ष में मूंग और मेथी को उगाने की कोशिश की। तो ये स्पेस एग्रीकल्चर की दिशा में भी भारत की एक ऐतिहासिक शुरुआत है। तो दोस्तों, हमने अभी जितनी भी चर्चा की कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पास अंतरिक्ष कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 2025 में जब आज हम खड़े हैं, तो हम विश्व की सबसे प्रमुख शक्तियों में, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है, उसके रूप में स्थापित है। तो इस पूरी चर्चा के बारे में हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि भारत की जो ये अंतरिक्ष यात्रा रही है, वो हमें एक संदेश देती है। क्या? कि यदि सपने बड़े हों और संकल्प अगर हमारा मजबूत है, तो हमारे पास संसाधनों की कितनी भी कमी है, वो हमारी प्रगति को नहीं रोक सकती है। 1975 में हमने पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था और 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी। तो ये आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान तक का जो हमारा मिशन रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी यात्रा रही है, और अब हम शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष उड़ान की बात करें, तो ये सारी बातें, ये सारा सफर, ये केवल विज्ञान और आत्मनिर्भरता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। भविष्य में भारत न सिर्फ चंद्रमा को, भारत न सिर्फ मंगल को, बल्कि गहरे अंतरिक्ष अभियानों को एक दिशा देगा और स्पेस स्टेशन के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। और भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो विकसित हो जाए। तो भारत के अंतरिक्ष योजनाओं के जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो थे, वे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत के लिए एक स्पेस प्रोग्राम का स्वप्न देखा था, और भारत के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि जब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आएगा, तो वो अंतरिक्ष तकनीक ना केवल तकनीकी गौरव के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि भारत के प्रत्येक आम आदमी के जीवन में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल हो। उनका ये सपना दोस्तों आज सच होता दिख रहा है। तो आज जब हम 2025 में बैठे हैं, तो हम 2025 में जो भारत देखते हैं, वो भारत 1972 या 1947 के भारत से बहुत अलग है, और आज भारत दुनिया की सबसे प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों के में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने भारत की इस पूरी अंतरिक्ष यात्रा को समझा है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले एक और बात, अगर आपको दोस्तों मेरे इस चैनल पे लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और भी कई सारे आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें।